हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आपको जैसे पता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पे डिस्कशन कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में दोस्तों आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आने वाला ऐसा टॉपिक है। दैट टॉपिक इज कंसिडर्ड टू बी बायट-सावर्ट लॉ। अब बायट-सावर्ट लॉ क्या है वो तो हम इस लेक्चर में पूरा का पूरा डिस्कशन कर ही लेंगे। इसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, पूरा लॉ आज मैं खत्म कर दूंगा जिसमें 3-4 पॉइंट्स आपके कवर अप हो जाते हैं और आपके सिलेबस के हिसाब से इसे बहुत ही अच्छे से मैं क्या कर दूंगा, ब्लेंड कर दूंगा। और बायट-सावर्ट लॉ के साथ में हमारे पास एनी शेप और स्ट्रेट कंडक्टर, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करना है, जो इस लेक्चर में आपके लिए क्या होगा, बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बेटा आप सब लोग के लिए मैं अभी थैंक्स कहता हूं कि आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे देते रहिए। कोई अगर हमारे चैनल को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहता है तो वो बस क्या कर सकता है, फोन पे कर सकता है, जिससे हमें क्या मिल सके, मदद मिल सके। अदरवाइज हमारे लेक्चर्स तो चालू ही रहेंगे। अब दोस्तों मैं सबको कहता हूं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटा जहां जहां से भी आप देख रहे हो बस प्यार करते रहिए। अब क्या है, बायट-सावर्ट लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो जिसे लोग कहते हैं हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान है। बस कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, कि स्ट्रक्चर क्या है। जिस लॉ के बारे में डिस्कशन करना है वो है बायट-सावर्ट लॉ। अब मेरे साथ में रहिए आप सब, मैं आपको 1-2 मिनट में पूरा स्ट्रक्चर समझा दूंगा। समझ लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, हो गया, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ अभी हम बात नहीं करेंगे, जिसकी हमारे पास कोई लेंथ के बारे में उसकी डिस्कशन नहीं है, और उसमें से ट्रेवल हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। समझ लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में से क्या ट्रेवल हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल होते हुए उसके आसपास क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया बेटा, पॉइंट पी। अब देखिए यहां का एक हम क्या कंसीडर कर लेंगे, एक टुकड़ा कंसीडर कर लेंगे हमारे कंडक्टर का, जिस टुकड़े को हमने कंसीडर कर लिया डीएल। अब बाजू के डायग्राम में भी देखते रहिए कि डीएल कैसे कंसीडर कर लिया। ओके, तो डीएल एक कंसीडर हमने कर लिया, एक टुकड़ा है। अब डीएल में से करंट जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में आई इंटू डीएल है। ओके, और एक लाइन है जो पॉइंट पी से हमने ज्वाइन कर ली, उसे हम कहेंगे आर। हमारा बायट-सावर्ट लॉ करता क्या है, बायट-सावर्ट लॉ ये कैलकुलेट करता है कि इस डीएल के वजह से इस पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यानी क्या कैलकुलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन पी ड्यू टू लेंथ dl. ओके, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू लेंथ dl। समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमें समझना चाहिए कि dl के वजह से P के ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये तो हमें पता है, डॉट निकाल सकते हैं ना, तो क्रॉस भी आप निकाल सकते हैं। ये अंदर की तरफ जा रहा है, हमें राइट हैंड थंब रूल पता है कि फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट कौन करता है, बायट-सावर्ट लॉ करता है। और जिसमें सीधे सीधे रिलेशन किसके साथ डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड उनका कहना क्या है, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट डिपेंड्स ऑन डीएल, लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन, यहां पे भी कैसी प्रोपोर्शन उन्होंने कह दिया, डायरेक्टली। डीबी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, इट डिपेंड्स ऑन साइन थीटा। अब ये एंगल कौन सा है, फिर से एक बार निकाल लेता हूं। समझ लीजिए हमारे पास ये डीएल था और यहां पे हमारा पॉइंट पी था, तो आर, ये जो आर है, आर यानी क्या, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड डीएल। आर यानी क्या बन गया, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड डीएल। आर एंड डीएल, इसके अंदर का जो एंगल बनेगा, यानी डीएल यानी कौन सा, जिससे करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये यहां पर ये एंगल हो गया हमारा थीटा। तो इसके किससे एंगल कंसीडर करना है, किससे प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा से प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ऐसा उन्होंने कहा। बेटा आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है, डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, हम उसको थ्योरेटिकली लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 मार्क के लिए बायट-सावर्ट लॉ खुद भी पूछा जा सकता है। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे डायग्राम में हमारा बायट-सावर्ट लॉ क्या कैलकुलेट करने वाला है, बायट-सावर्ट लॉ कैलकुलेट करेंगे कि पॉइंट पी पे डीएल के वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है?
और आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस और आर इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग डीएल एंड पॉइंट पी। ओके बेटा, तो ये 2-4 चीजें हैं जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें जो समझ लेनी चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्स हमें पता कर लेना है कि पॉइंट पी एंड डीएल इनके बीच का ये सब कुछ स्ट्रक्चर चलने वाला, और ये एंगल है थीटा। तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए एग्जाम में। तो हम शुरू करते हैं, हमने क्या कंसीडर किया है पहले देखिए, आपको इसे नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में, क्योंकि लिखने की स्टाइल हमें हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। तो कंसीडर आर्बिट्रेरी शेप वायर, यानी एनी शेप वायर करिंग करंट आई। DL it is let DL it is the length element of wire, DB it is magnetic field due to DL at point P, R ये इंपॉर्टेंट चीज है, R it is line joining point P and DL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ DL एंड R। ओके बेटा, तो ये 3-4 चीजें हैं जो हमें समझ लेनी है, और जिसके लिए हम हमेशा कैलकुलेशंस के लिए तैयार होने चाहिए। अब इन 3-4 चीज़ों से हमें क्या करना है, हमें प्रपोर्शन लिखना है। हम कि मैग्नेटिक फील्ड डीएल से कैसे प्रपोर्शन है, आई से कैसे प्रपोर्शन है, आर से कैसा प्रपोर्शन और थीटा से कैसा प्रपोर्शन है, वो प्रपोर्शन ही बायोट-सावर्ट लॉ है दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं क्या करूंगा, अब हम कैलकुलेट करने के लिए इस प्रपोर्शन के लिए जरा सा लिखा पढ़ी कर लेंगे कि प्रपोर्शन कैसा है। ये आपने लिख लिया होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे मैं एक बार पूछ लेता हूं कि थीटा क्या है, आपको समझ में आ गया? तो हम अब क्या करेंगे कि कौन सा प्रपोर्शन कैसा है, इसके हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, अब देखिए बेटा कि हम लिखेंगे कैसे। हम लिखेंगे ऐसे कि हमें सबसे पहले 1-2 चीज़ें यहाँ पे समझनी है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, बायोट-सावर्ट लॉ का मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है। ऐसा स्टेटमेंट आपको कहीं भी इतना परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं मिलेगा जितना हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आपको एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा बेटा कि 4 जगह पे प्रोपोर्शनल है जो मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड 4 जगह पे कैसी प्रोपोर्शनल है ये हमने लिखने की कोशिश की है। कैसी प्रोपोर्शनल है कि पॉइंट पी पे होने वाली मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, डीएल की वजह से। पहली बात, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हमने मैथमेटिकली भी लिख दिया। दूसरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल ऑल्सो। तीसरी बात, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। डीएल एंड आर, इसमें का कौन सा एंगल पकड़ा है, साइन का एंगल कंसीडर किया है, साइन थीटा। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम डीएल, दैट इज डीबी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी इसे लिख कैसे लिखते हैं हम, ये हो गया डीबी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या कहेंगे हम, आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका कौन सा लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ, जिसके बारे में इतना डिस्कशन चालू है। ओके, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल भी आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा भी आ गया। आपके टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की आदत तो हमारी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम अब इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। आपको डायग्राम और लॉ समझ में आ गया, ये आपका लॉ है, और इसे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को निकाल के यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करने की फैशन है, कांस्टेंट। तो dB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बन जाता है आपका स्टेटमेंट प्रॉपर, जिसमें μ0 अपॉन 4 पाई क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। μ0 क्या होता है, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, जैसे इप्सिलॉन 0 होता है परमिटिविटी, जैसे μ0 होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन ये आपका क्या बन गया, बायोट-सावर्ट लॉ बन गया। तो समझ में आ गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके लिख लीजिए एक बार, क्योंकि ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है और ऐसा लिखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो लिख लीजिए। हमें एक और बड़े अच्छे से टॉपिक को, इसको वेक्टर में भी इंडिकेट करना है हमें, तो सब मेरे साथ ही रहेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं कंक्लूड करने वाला हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, डायग्राम निकाल लूंगा और इसको हम वेक्टर में लिखने की कोशिश करेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ को। ओके बेटा, इसको आप लिख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लिख दी है मैंने।
dB इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बन गया बेटा हमारा बायोट-सावर्ट लॉ, जिसमें म्यू जीरो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू जीरो की वैल्यू भी हमने लिख दी दैट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कंफर्टेबल रहिए, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि वैल्यू क्या होती है, ये तो दी हुई। अब इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, ये हमें राइट हैंड रूल ही देगा बेटा, और जिसके हम लिख सकते हैं कि डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट। यानी वेक्टर फॉर्मेट में अगर हमें इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो हम कैसे लिखेंगे दैट डी बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन आई डी एल ये तो वेक्टर बन गया, क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब आप कहेंगे साइन थीटा कहा गया, बेटा आइडियल क्रॉस आर इसका प्रोडक्ट ही है ना साइन थीटा। अब आर क्यूब क्यों, क्योंकि एक एक आर कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर यही आएगा, आइडियल साइन थीटा आर अपॉन आर क्यूब, एक एक कैंसिल हो गया, यानी क्या मिला, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मिल गया ना फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन ऐसे गलत नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए हम वेक्टर फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्मेट अभी मैंने जो लिखा था कि डी बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो हमेशा याद रखिए, ये हमारा बायोट-सावर्ट लॉ का क्या कौन सा स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया वेक्टर फॉर्मेट हो गया बेटा। और वेक्टर फॉर्मेट के साथ ही हम अब क्या करेंगे, हम अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे जाएंगे, जिसमें ये एनी शेप की वायर हमने कंसीडर की थी, अब हम एनी शेप की वायर कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसीडर करेंगे विच इज इन्फिनिट लेंथ की वायर है, जिसमें बायोट-सावर्ट लॉ का हमें क्या करना है बेटा, मॉडिफिकेशन करना है। अब हमारा 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है बेटा। कमेंट सेक्शन में आपका सबका लाइक भी होना चाहिए, कमेंट भी होना चाहिए कि समझ में आ रहा है करके। और अब हम सब एक 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो एग्जाम में 100% आने वाला है। याद रखिए, बायोट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमें वेक्टर में नहीं काम करना है, हमें स्केलर में ही काम करना है, और हमेशा याद रखिए स्टेटमेंट स्केलर का। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा चलिए 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए डिस्कशन करते हैं। ये थ्योरी पार्ट मैंने लिख लिया, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये सब पूछ लूंगा और हम मैथमेटिकल टर्म की तरफ भागेंगे। डायग्राम पहले समझ लीजिए, डायग्राम में क्या चेंज है, कंडक्टर स्ट्रेट है बेटा, एनी शेप का कंडक्टर अब नहीं बचा है, कंडक्टर हमारा बन गया है स्ट्रेट। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर के वजह से चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कहा गया है, और इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं बायोट-सावर्ट लॉ फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। आ गया। तो हम कंसीडर क्या क्या कर रहे हैं एक बार देख लीजिए। हमने सबसे पहले कंसीडर किया अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई। एक स्ट्रेट वायर है जिसकी टोटल लेंथ एल है, हमें पता नहीं है टोटल लेंथ कितनी है, लेकिन इन्फिनिट है, लेकिन हमने कंसीडर कर ली। आई उसका करंट है। कंसीडर एक पॉइंट पी जो वायर से दूर है और जिसका वायर से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, लेकिन डीएल हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, समझ लीजिए ये हमारा डीएल हो गया बेटा, इसको हम डीएल कंसीडर कर लेंगे। ये ब्लैक कलर का जो डॉट हमने ऊपर निकाल लिया उसे हम कंसीडर कर लेंगे हमारा डीएल की, दैट इज लेंथ एलिमेंट। और डीएल से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना बन गया हमारा आर, डीएल से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना बन गया आर। अब डीएल से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर है, थीटा हमारे पास बन गया है। यहाँ पे अब देखिए, टेकिंग अकाउंट ऑफ सिमेट्री ऑफ वायर, हाफ, लोअर हाफ और अपर हाफ, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे एक्ट होगी, पी पे एक्ट होगी। समझ लीजिए एक बार, ये डीएल है, इसका एक अपर हाफ है, एक कौन सा हाफ है, लोअर हाफ। अपर हाफ जितनी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कौन एक्ट करेगा, लोअर हाफ एक्ट करेगा। यानी समझ लीजिए अपर हाफ की हो गई डीबी प्लस लोअर हाफ की डीबी, यानी क्या हो गया, टॉइस ऑफ डीबी। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बन गई, पॉइंट पी पे बन गई। ओके बेटा, ये होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट पी। तो हमने उसी को कंसीडर कर लिया, बस हमें लेंथ पता नहीं है इसलिए हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया। कहां से कहां तक, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, टेकिंग इनटू अकाउंट सिमेट्री ऑफ वायर, करंट एलिमेंट्स इन लोअर हाफ ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर विल आल्सो कंट्रीब्यूट एज अपर हाफ। लोअर हाफ के और अपर हाफ के दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बी की, वो होगी बी एट पी कैन बी इंडिकेटेड ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। इंटीग्रेशन ऑफ डीबी क्यों, एडिशन ऑफ अपर एंड लोअर, एडिशन ऑफ अपर हाफ एंड लोअर हाफ विच में हैव सेम मैग्नेट, विच विल हैव सेम मैग्नेट।
ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब आप ऐसे ही रखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ओके, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां से मैं फिर से लिखना शुरू कर दूंगा कि अब हमें क्या करना है। देखिए अब पूरा मैथमेटिकल जर्नी है जो आपको मेरे साथ में क्या करना पड़ेगा, कंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखिए आप कहां तक आए थे, हम आए थे दैट b इज इक्वल्स टू टॉइस ऑफ db। ओके, एक बार फिर से लिखता हूं, तो एक बार शुरू करते हैं। हमारा क्या है, b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉइस db फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। बट बेटा अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ, we can write dB is equals to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta अपॉन क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, देखिए दोस्तों, तो b इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन क्या बन गया आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट है वो कॉमन निकलेगा बेटा, यानी म्यू 0 अपॉन पाई 4 पाई क्या हो गया, कांस्टेंट है। म्यू 0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू 2 म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बचा क्या, dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे बन गया b इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी dl sin थीटा अपॉन क्या बन गया आर स्क्वायर। ओके, तो अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें फाइंड आउट करिए। आपको समझ में आ गया क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन की सिर्फ क्या कर दी है, वैल्यू डाल दी है। अब हमें क्या करना है हियर, अब हम क्या करेंगे हियर, हमें करेंगे फ्रॉम फिगर, हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, ये तो पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमने लेंथ कंसीडर कर ली एल, तो वी कैन राइट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बन गया ना, क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी स्मॉल आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा, और इसी में हम थीटा का भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। वही ट्रायंगल्स है, हमने अगर ऐसा कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, दैट इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दोनों वैल्यूज एट ए टाइम सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हमारा, यानी इक्वेशन मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब dl तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू लिख ली मैंने, साइन थीटा की, मल्टीप्लाइड बाय dl न्यूमरेटर का, और आर स्क्वायर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, इसे हम फिर से एक बार अच्छे से लिखेंगे, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आर डॉट dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर हाफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एज इट इज। रेज टू पावर हाफ कैसे क्या आ गया, रेज टू पावर हाफ इंडिकेट्स दैट द इक्वेशन इज इन स्क्वायर रूट। ओके, तो रेज टू पावर क्या बन गया, हाफ बन गया। तो बेस सेम है, इंडाइसिस की एडिशन होगी, 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3/2। तो इक्वेशन बनेगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आर डॉट dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब देखना बेटा, आपको इस पूरी टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो आता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरी टर्म का नहीं, सॉरी, हमें आर क्या करना पड़ेगा, बाहर निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि आर क्या है, कॉमन है और आर कांस्टेंट है, तो आर को हमने क्या लिख लिया, बाहर लिख लिया। अब इस पूरी टर्म का जो इंटीग्रेशन हमारा आएगा वो कितना आता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ से आया, तो बेटा हमें एनसीईआरटी ने इसे डायरेक्टली लिखने को कहा है, क्योंकि आपके मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख लेंगे। और हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो, b इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई
r multiplied by 1 upon r square. R cancel. B is equals to mu 0 I upon 2 pi r. This is the magnetic field at point P due to long straight conductor. ड्यू टू क्या हो जाएगा? लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. आपको समझ में आएगा? 2 पाई. अब यहां पे एक कंडीशन और बना लेता है कि फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर की वायर अगर पूरी इनफाइनाइट नहीं होगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी? बी सेमी इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2. इसको बी अपॉन 2 यानी 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगी, यानी वैल्यू क्या होगी? म्यू 0 आई अपॉन 2 इंटू 2 पाई आर, दैट इज म्यू 0 आई अपॉन क्या बन जाएगा? 4 पाई आर. दिस इज द बी ऑफ सेमी. सेमी अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होगी तो ये इक्वेशन हो जाएगा. ओके, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया जिसमें हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और एनी पॉइंट कितना है. एक्सप्रेशन एक बार फिर से देख लीजिए. सबसे पहले हमने जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, फिर एक बार साइन थीटा की वैल्यू डाली, फिर आर की वैल्यू डाली और दोनों वैल्यूज डाल के हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया. एक्सप्रेशन को 2 से 3 बार लिखना पड़ेगा, हर एक बंदा लिखेगा. ओके, 2 से 3 बार लिखेंगे हम और लिखने के बाद में मुझे भेजेंगे. है ओके. आपका होमवर्क भेजना आजकल थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी इस बात की कि मेरे स्कूल के बच्चे छोड़ के मुझे सब होमवर्क भेजते हैं. कम से कम 500-600 बच्चे हैं कि जो मुझे होमवर्क भेजते हैं. तो फ्रॉम माय स्कूल भेजो बेटा. आप नहीं करोगे तो कोई और कर ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है. ओके, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा. इकोनॉमिकली सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आपके लिए करते हैं. तो आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा. थैंक यू बेटा. एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लीजिए.